हिंदी की दुनिया में महारत हासिल करने वाले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने देवी देवता प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कुछ पर्यायवाची कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण पर्यायवाची की लिस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे वो है पशु पक्षी, जंगल, पेड़ पौधे इत्यादि। इनको लेकर के इनका एक संग्रह बनाया है। यद्यपि इस पार्ट 7 में तो ये पूरा नहीं होगा, इसके लिए एक पार्ट हमें और लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते। ध्यान रखना है बच्चों की एकदम अपडेटेड लिस्ट है, बिना पूरा वीडियो देखे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो देखिएगा। पूरा अगर लेक्चर नहीं देखेंगे, फुल लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल अधूरा नहीं कीजिएगा। अगर आप हिंदी के तैयारी में गंभीर हैं और गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो फुल वीडियो के साथ ही क्लास को छोड़िएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला कौन सा पॉइंट, कौन सा तत्व हमने उठाया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हाथी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथी के संदर्भ में 2-3 बातें समझ लें। एक तो हाथी की होती है सूंड, ये, और ये सूंड का आकार कैसे होता है? कुंभी की तरह। आगे यानी फ्रंट में पतला और जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे ये कैसा होता जाएगा? मोटा। तो इससे कुछ आपको आइडिया लगाना है, ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण हैं जो बिल्कुल आपको याद करने हैं। और मैंने आपको बताया है, 3 बातें पहले मैं बता दूं तब स्पष्ट करूं कि आपको रिकॉल करवाना समय समय पर आवश्यक होता है कि किसी भी पर्यायवाची को तैयार करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करें। पहला तो सीधे सीधे याद करना, इसका तो कोई जवाब नहीं है। दूसरा, किसी प्रकार की पौराणिक गाथा अपने दिमाग में बना लें, उससे लिंक कर लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई थी कि मूल शब्द देखें, मूल शब्द के अर्थ के साथ आप अपना आइडिया बना सकते हैं। और चौथी बात, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप अपनी सेल्फ कोडिंग कर लें, जिसको हम लोग न्यूमेनिक्स भी बोलते हैं। यानी किसी प्रकार का कोड अपने दिमाग में तैयार कर लें। अगर इतना काम करते हैं तो पर्यायवाची के शब्द आपके दिमाग में अक्षरशः बैठ जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए हाथी का देखते हैं। गज, जैसे गज केसरी शब्द आपने सुना होगा, तो गज तो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हाथी का ही ये तत्सम शब्द है हस्ती, तो ये भी याद हो जाएगा। वारण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार करता हूँ, वारण। अब इसका एक न्यूमेनिक्स अपने दिमाग में बना ले। इस शब्द की कोई पौराणिक गाथा नहीं है, इसलिए आपको यूं ही याद करना पड़ेगा। इसी तरह से करी, इसे भी आपको यूं ही याद करना पड़ेगा। कुंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करी भी स्टार कर दे रहा हूं। नाग, अब यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि नाग सर्प के लिए भी होता है और हाथी के लिए भी, तो इसको मैं डबल स्टार कर दे रहा हूँ, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दंती, अब यहाँ से आइडिया क्या लगा सकते हैं कि उसके पास टस्क होता है, दांत होता है, इसलिए हमने उसका एक नाम क्या कर दिया? दंती। और मैंने सूंड के इस प्रकार को आपको जो दिखाया था, इससे आपने क्या आइडिया लगा लिया कि यह कुंभी भी इसका नाम है, ठीक। और सिंधुर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लें। सिंधुर भी हाथी का पर्यायवाची है। मतंग भी हाथी का पर्यायवाची, इसको भी स्टार करें। गयंद भी हाथी का पर्यायवाची है। और वितुंड कुंभी, इसे ट्रिपल स्टार कर लें। ये खूब फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला शब्द है, वितुंड कुंभी। तो गज, हस्ती, वारण, करी, कुंजर, नाग, दंती, कुंभी, सिंधुर, मतंग, गयंद और वितुंड कुंभी, इन शब्दों को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो हाथी का पर्यायवाची आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। घोड़ा, मैंने बताया कि ये संग्रह क्या है? पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि से संबंधित ये लिस्ट है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। घोड़ा का अश्व होता है, ये आपको बहुत पहले से ही पता है। जैसे अश्वशाला, घुड़सवारों के रहने के स्थान को हम लोग क्या नाम देते हैं? अश्वशाला।
तो अश्व घोड़े का नाम है, ये आसान है। घोटक, ये भी बहुत आसान है। हय, ये है इम्पॉर्टेंट है। हय, हय बाज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तुरंग, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुरंग। और रविशुत, देखिए रविशुत क्यों लगाया गया? रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य के पुत्र, अर्थात कैसे? ऐसा कहा गया है पौराणिक गाथा में कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। हालांकि विज्ञान ने भी आगे चल के विभा की ओर से 7 किरणें बताई हैं, तो उन्हीं का ये पौराणिक चित्रण है। तो 7 घोड़े हैं, इसलिए रवि कि ये घोड़े क्या हो गए? पुत्र की तरह हो गए, और इसका एक नाम घोड़े का क्या पड़ गया? रविशुत। और बहुत इंपॉर्टेंट है सैंधव। देखिए सैंधव क्यों शब्द लगा? इससे एक पौराणिक गाथा है। सिंधु का अर्थ क्या है? समुद्र। सिंधु का अर्थ है समुद्र, और समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं और दानवों के मध्य, तो समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में घोड़ा भी निकला था। तो इसीलिए इसे सैंधव, सिंधु के पुत्र सैंधव के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक अगर थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे तो इन शब्दों के साथ घोड़े का पर्यायवाची आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलें। अब अगला ऊंट, बहुत आसान शब्द है, थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। उष्ट्र, ये तो एक संस्कृत से लिया गया शब्द है, आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी से जरूर पढ़ा होगा। ये उट्र हो गया है, ये उष्ट्र होना चाहिए था, इसको ठीक कर लीजिएगा। लंबोष्ट शब्द क्यों लगा है? क्योंकि ऊंट का जो ओठ होता है, ओठ, वो कैसा होता है? लंबा होता है, तो इसलिए एक नाम क्या पड़ गया? लंबोष्ट। क्रमेलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमेलक, ये इसको मैं डबल स्टार करता हूँ। और महाग्रीव, चूंकि इसकी ग्रीव का मतलब होता है गर्दन, और गर्दन इसकी कैसी होती है? लंबी, तो यहाँ से क्या नाम एक निकल के आ जाएगा? महाग्रीव। ठीक, तो अगर इतने शब्द, 4 ही शब्द हैं, बहुत आसान है। उष्ट्र, लंबोष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव। तो इसकी थोड़ी स्क्रिप्टिंग, ये टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा, उष्ट्र होता है। आगे अगले शब्द की ओर आगे बढ़े तो देखिए क्या है? शेर। शेर का सिंह, ये तो आपको पता ही है। व्याघ्र, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए वन हरि, हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए यूज होता है, मतलब एक तरह से स्वामी, स्वामीपन के लिए हरि का यूज किया। और वन का राजा है, वन का स्वामी है, इसलिए इसे एक नाम दे दिया गया वन हरि। देखिए मृगारी, यहाँ पर 2 शब्द जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था कि कई बार पर्यायवाची में मूल शब्द के साथ आप अपना काम बना लेंगे। तो अरि का क्या अर्थ है? अरि का अर्थ है शत्रु, खा जाए। अरि, और किसे खा जाए भाई? मृग, मृग मतलब हिरन, तो हिरन को बिल्कुल खा जाने वाला क्या हो गया? मृगारी, अर्थात मृग का शत्रु है सिंह। और मृग का स्वामी भी है कि मृगा देख के सलामी ठोंकने लगते हैं, शेर को भागने लगते हैं। तो इंद्र से शब्द यहाँ पर क्या अर्थ है? इंद्र जहाँ भी लग जाए तो मतलब स्वामी या राजा। तो किसका? मृगाओं का, मृगेंद्र। और मृगराज, मृग का राजा। हरि, स्वामी। केहरि, ये इंपॉर्टेंट है, केहरि। और आगे चल के भी मिलेगा आपको नाहर। ये केहर और नाहर, इनको सीधे याद रख लीजिएगा, मैं इनके लिए डबल स्टार कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नखायुध, देखिए आयुध का मतलब क्या है? आयुध का मतलब है अस्त्र, यानी अस्त्र शस्त्र। और जिसका नख का मतलब नाखून, नाखून ही जिसका अस्त्र हो वो क्या हो गया? नखायुध। तो देखिए नाखून से वार करता है शेर, गर्दन पकड़ता है अपने शिकार की और नाखून के वार से उसकी हत्या कर देता है। तो नाखून उसका हथियार हो गया, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया? नखायुध। बहुत आसानी से कर लेंगे। और केसरी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी भी किसका है? शेर का है। पुंडरीक, यह भी किसका है? शेर का है। और सारंग, अब ध्यान से समझना बच्चों, आज की क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अंत में, इस स्लाइड के अंत में आज आपको सारंग
के सभी पर्यायवाची आपको प्राप्त होंगे कि दरअसल सारंग किनके किनके साथ लगता है। तो यहाँ पर भी सारंग मिल गया शेर के साथ। तो आपको क्या नहीं भूलना है, देखिए जैसे मृगारी, मृगेंद्र, मृगराज, इनको मृग मृग से है तो हिरन, मृग मतलब हिरन, इसको खाता है, ये शिकार करता है। तो इससे एक आइडिया बना लेंगे। हरि से हरि, वन हरि, ये भी आइडिया बन जाएगा। के हरि, नाहर, ये इंपॉर्टेंट है जिनको मैं डबल स्टार किया हूँ। नखायुध, ये भी इंपॉर्टेंट है। केसरी, पुंडरीक और सारंग, ये भी स्टार्ड है। तो इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब हम लोग शेर के बाद अगले पर्यायवाची की ओर आगे बढ़े। भंवरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भंवरे का काम क्या है, फूल पर मंडराता है भंवरा। कहाँ मंडराता है? फूल पर, फूल पर भंवरा मंडराता है, ठीक। और फूल से ही मधुमक्खी का नाम सुना ही होगा आपने। तो मधुमक्खी क्या करती है? मधु अर्थात शहद कहाँ से लाती है? पुष्प से, यानी फूलों से। तो यहाँ पर मधुमक्खी का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मैं मधु का अर्थ समझाना चाहता हूँ। मधु का एक अर्थ है शहद, और दूसरा अर्थ क्या बनेगा कि जो फूलों से उसके रस को सूंघे या चुराए, ऐसा, तो उसके लिए भी मधु शब्द का यूज हम कर लेंगे। तो इसी से एक नाम क्या पड़ गया, फूलों के पराग और स्वाद को ग्रहण करता है, इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया, मधुकर। और यहीं से एक शब्द उठ के आ गया मधुप, और यहीं से एक आ गया मधुराज, और यहीं से एक आ गया क्या, मधुभच्छा। भच्छा का मतलब खाना यानी ग्रहण करना। तो चूंकि मधु, और यहाँ पर मधु का अर्थ मैंने क्या बताया है कि पुष्प का यानी फूल का रस, फूल का रस ग्रहण करता है, भक्षण करता है, इसलिए क्या हो गया, मधुभच्छा। क्योंकि मधु का सामान्य अर्थ है शहद, क्यों, शहद तो मधुमक्खी के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, तो भंवरा तो उसे नहीं प्राप्त कर पाता। भंवरा पुष्प पर मंडराता है, पुष्प के रस से ही शहद भी बनती है, इसलिए पुष्प के रस के लिए मधु शब्द का उपयोग होता है। तो मधुकर, मधुप, मधुराज, मधुभच्छा, भंवरा से अगर मधु शब्द को जोड़ दें तो ये तो 4 शब्द आपके आसानी से बन जाएंगे। खट पद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खट पद तो इतना आसान से कर लेंगे। खट का मतलब होता है 6 और पद का मतलब पैर, तो 6 पैर वाला यानी खट पद। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो अब हैं अली। इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चंचरीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीधे याद कर लीजिएगा। सलभ, सलभ, इसको मैं MI कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलिंद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द है द्विरेफ। आप जब भंवरे को देखेंगे तो उसके आगे कुछ इस तरह की 2 आकृतियां होती हैं। तो इसे जैसे मूछे का, मूछ का एक लंबा बाल, तो इसे 2 ये होते हैं, इसीलिए इसका नाम द्विरेफ पड़ता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भृंग तो आपको पता ही है, भृंग भंवरे का, चूंकि ये भ्रमर करता है, गुंजन करता है, भन भन की आवाज़ करता है, इसलिए इसका एक नाम भ्रमर भी है। तो भंवरे को बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुकर, मधुप, मधुराज, मधुभच्छा, खडपद, अली, चंचरीक, सलभ, मिलिंद, द्विरेफ, भृंग और भ्रमर। अगर इतने शब्द, और जिनमें जिनमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट या स्टार्ट किया है, आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे बच्चों। ये मैं अपने अनुभव के साथ आपके सामने कंटेंट को रख रहा हूँ, बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिएगा। अगले शब्द की ओर चलते हैं। मोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब एक तो मयूर, जो आप जानते ही हैं, मयूर से याद आ रहा होगा, मयूर सिंहासन किसका था, शाहजहां का। तो मयूर का मतलब ही क्या, मोर। उसके बाद इसका नीलकंठ भी नाम है। बहुब्रीहि समास के अनुसार देखें तो भगवान शिव का भी नाम नीलकंठ है, लेकिन इसका भी कंठ नीला रहता है मोर का, इसीलिए इसे एक नाम क्या दे दिया गया, नीलकंठ। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, लेकिन मोर के लिए भी नीलकंठ का प्रयोग किया गया है। केकी और कलापी, ये दोनों एकदम स्टार्ड हैं, इनको नहीं भूलिएगा। सीखी, इसके सर पर कुछ बाल होते हैं, इसलिए शिखा मान लिया गया कि इसे होती है।
चोटी होती, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सीखी। और दूसरा नाम क्या हो गया, शिखंडी, क्योंकि वो जो शिखा है वो थोड़ा सा खंडित रूप में होती है, कुछ इस तरह से होती है, इस वजह से इसके सर पर, इस वजह से हमने इसका नाम शिखंडी भी कर दिया। और भुजग आरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरी का मतलब है शत्रु और भुजग का अर्थ है सर्प, तो सर्प को खा जाता है मोर, इसलिए ये भुजग आरी के नाम से भी सर्प मोर को हम जानते हैं। हरि भी मोर का एक पर्यायवाची है, ये भी याद रख लीजिएगा। और सारंग, तो मैंने आज आपको बताया है कि सारंग की लिस्ट आपके पास लास्ट में रखी हुई है, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे चलते हैं। मोर बहुत इंपॉर्टेंट था। मछली, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। एक तो मीन संस्कृत का शब्द है, आपने खूब पढ़ा होगा। मत्स्य मछली है, मत्स्य अवतार और ज्योग्राफी में भी मत्स्य से संबंधित बहुत बार शब्द आए हैं, तो आप इसे कर लेंगे। मीन मत्स्य बिल्कुल आसान है। इसके बाद अंडभव, अंडभव ये अंडज है, अंडे देती है और अंडे से जन्म लेती है, इसलिए ये अंडभव। भव का मतलब पैदा होना, जन्म लेना। और उसके बाद क्या है, सफरी। अब ये सफरी और झस, झस, ब्याल, कराल, ऐसे शब्द आए हैं रामचरितमानस में, तो ये आपको याद रखना है, नहीं भूलना है किसी भी हालत में। इनको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, सफरी और झस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीन, मत्स्य, अंडभव, सफरी और झस, ये कई बार पूछा गया है। झस ये मछली का है। आगे चलें। सर्प, सर्प देखिए, एक तो नाग आपको पता ही है, फणी क्योंकि इसके फण होता है, फन होता है, इसलिए इसका नाम फणी। अही इसका नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंग इसका नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विषधर, देखिए धर का मतलब धारण करना, विष होता है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया, विषधर। और ब्याल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्याल, कराल, ऐसे रामचरितमानस में बहुत बार इन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ब्याल किसका पर्यायवाची है, सर्प का। चूंकि फन होता है इसलिए इसका एक नाम फणी भी हो गया। और देखिए कि सर्प जब चलता है तो कैसे चलता है, जमीन पर कुछ इस तरह की आकृति के साथ चलता है, ऐसे लहर के साथ, और छाती के बल चलता है। कैसे चलता है, छाती। तो छाती के बल चलने की वजह से इसे नाम क्या दिया गया, उरग। और सरीसृप, चूंकि सरकते हुए चलता है, छाती के बल चलता है, इसलिए इसे सरीसृप, और ये बायोलॉजी में सरीसृप वर्ग का प्राणी है ये, तो सरीसृप आसानी से कर लेंगे। और एक नाम इसका क्या है, पवनास, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डबल स्टार कर दे रहा हूँ, बिल्कुल याद रखिएगा। पवनास किसका है, सर्प का। और पन्नग, इस पन्नग को भी आप डबल स्टार कर लें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाग, फणी, अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, सरीसृप, पवनास और पन्नग। यद्यपि फणी 2 बार आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फणी को ध्यान में रखना है। तो इतने शब्दों में अगर आप पकड़ बना लें, देखिए ऐसे तो किसी भी शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि उन शब्दों को आपके सामने रख देना जिनसे आपका काम चल जाए और अच्छे ढंग से काम चल जाए। तो आगे चलें। अब देखिए, पक्षी यानी पशु पक्षी यानी बर्ड्स। हम बर्ड्स की बात करें तो एक नाम होता है खग। खग जाने खग ही की भाषा, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो खग पक्षी के लिए है, और विहग भी पक्षी के लिए है, और विहंग भी पक्षी के लिए है। द्विज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लें, क्योंकि द्विज कई बार ब्राह्मणों के लिए भी यूज होता है, तो इसलिए द्विज पक्षी का भी है, तो थोड़ा सा इसे दिमाग में धारण करके रखें। और शकुनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर दे रहा हूँ, यही से बना है शकुनी, है ना। तो पक्षी का एक क्या होता है, शकुनी भी पर्यायवाची होता है, और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी तो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं चीज़ें पड़ी होंगी और काम हो जाएगा, द्विज और शकुनी। मैं जहाँ फोकस करूँ बच्चे, बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड नहीं कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब अगले
वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। उल्लू, बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसका नाम है कौशिक, स्टार करें, बिल्कुल नहीं भूलें। उल्लू की आपको पता है, ये शब्द से आप आइडिया लगा लेंगे। और लक्ष्मी वाहन, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। ठीक, तो वैसे भी जो उल्लू होते हैं उनके पास लक्ष्मी बहुत ज़्यादा है, ज्ञानी लोगों के पास लक्ष्मी अर्थात धन की बहुत कमी रहती है। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि लक्ष्मी का वाहन है कौन? उल्लू। तो कौशिक, उलूक और लक्ष्मी वाहन, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द थे, इनसे आपका काम चल जाएगा। आगे चलें। कोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है कोयल। तो पिक और कोकिला, ये दोनों शब्द तो आपने सुना ही होगा, ये कोयल के हैं, आसान है। श्यामा, क्यों? क्योंकि श्याम का मतलब होता है काला। तो कोयल का जो रंग है वो भी कौवे की तरह काला होता है, लेकिन उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, इसीलिए उसे कोकिला कहा गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ लता मंगेशकर को क्या बोला गया था? स्वर कोकिला। क्यों कहा गया होगा आप समझ सकते हैं। स्वर कोकिला मतलब उनका स्वर कोयल की तरह मीठा था। वसंत दूत, यानी वसंत के आगमन का संदेशा देती है कोयल जब कुहुकती है तो इसका मतलब वसंत दूत है ये। और मदन सलाका, देखिए मदन का मतलब होता है कामदेव। कौन? कामदेव। तो कामदेव अर्थात जब सब कुछ चारों तरफ वातावरण बड़ा ही श्रृंगारिक हो, मदमस्त करने वाला हो, तो कोयल बोलती है, इसीलिए इसे कामदेव की सलाका का मतलब क्या है? कलम। कलम। तो कामदेव कोयल रूपी कलम से मदमस्ती प्रकृति में लिख देते हैं, इसलिए एक नाम क्या हो गया? मदन सलाका। और आगे देखें कलघोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो पिक, कोकिला, श्यामा, वसंत दूत, मदन सलाका, कलघोष, इन शब्दों के साथ कोयल का पर्यायवाची पूर्ण हुआ। अब आगे चलें। कबूतर, तो कबूतर का कपोत तो आपने बचपन में सीखा ही होगा। रक्तलोचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें जिनकी लाल हों, लाल आंखों वाली। रक्त यानी यहाँ पर लाल से अर्थ है और लोचन मतलब आंख, तो लाल आंखों वाली, तो इसे मैं डबल स्टार करूँगा, इसे तैयार कीजिएगा। पारावत, ये भी डबल स्टार शब्द है। और परेवा, ये ट्रिपल स्टार शब्द है, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रक्तलोचन, पारावत और परेवा, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कबूतर के संदर्भ में। कपोत तो आप आसानी से आइडिया लगा लेंगे। तो इस तरह से कबूतर की ये 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं। कितना आसान है। आगे चलते हैं। आम, अब ये तो फलों का राजा है। तो देखिए एक शब्द देखिए पिक, बहुत बार आएगा। तो पिक का मतलब क्या होता है? तोता। तो तोता का सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ है आम, इसलिए पिक प्रिय। पिक वल्लभ, पिक बंधु, यानी तोते का मित्र है, बंधु है, भाई है, तो ये क्या हो गया? पिक बंधु। तो पिक प्रिय, पिक वल्लभ, पिक बंधु। तो पिक से तोता शब्द लगाया, तोता आम खूब खाता है। और आम्र तो आपको पता ही है, रसाल, रस से युक्त है इसलिए रसाल। मधुराशव, यानी इसका जो रस है वो कैसा है? मधुर है, मधुर, मधुर रस से युक्त है, मीठा है, इसलिए इसे मधुराशव भी नाम दिया गया। और फलों का श्रेष्ठ राजा है, इसलिए एक नाम क्या दिया गया? फल श्रेष्ठ। इसका रस अमृत तुल्य मीठा है, इसलिए इसे एक नाम दिया गया अमृत फल। अति सौरभ, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अति सौरभ भी किसका पर्यायवाची है? आम का। और सहकार, ये भी किसका है? आम का, और इसे भी मैं डबल स्टार कर रहा हूँ। तो देखिए पिक शब्द से आइडिया लगा के पिक प्रिय, पिक बल्लभ, पिक बंधु, ये कर लेंगे। आम्र आसान है। रस से संबंधित आइडिया लगा करके रसाल, मधुराशव, ये भी कर लेंगे। अमृत फल, ये भी यहाँ से आ जाएगा। फल श्रेष्ठ, फलों का राजा है, इसलिए इसे नाम दिया गया फल श्रेष्ठ। अति सौरभ भी इसी का नाम है और सहकार भी इसी का नाम है। तो आम के अगर इतने प्यारे प्यारे शब्दों को आपने तैयार कर लिया तो इसका पर्यायवाची तैयार हो जाएगा। और बच्चों देखना है कि ये संभावित
तैयारी होती है, क्योंकि ये आ जाएगा, ये फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, ये सब बातें करना ठीक नहीं है। तैयारी सदैव संभावना पर होती है, संभावना कि ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो संभावित हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनकी समग्र तैयारी आपके पास होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा संग्रह हो जाएगा। आगे चलें। अब देखिए ईख, जिसे हम लोग गन्ना भी कहते हैं, और इसे क्यों दिया हूँ अभी बता रहा हूँ कि किन शब्दों की वजह से इसे आपकी लिस्ट में दिया गया है, यूं ही नहीं दिया गया है। और मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अपडेटेड है लिस्ट, यानी एग्ज़ाम में फ्रेक्वेंटली पूछे जाने की संभावना, मैं ये नहीं कहता कि पूछे गए हैं, जो गए हैं वो पूछे जाएंगे, कोई ज़रूरी थोड़े है, लेकिन ये अपनी बुद्धि विवेक से इसको निकाला गया है कि संभावना वाले पर्यायवाची शब्दों को रखा गया है। तो गन्ना तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं, अभी इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो एक तो ईख, इसका खुद ही नाम है, ईख का गन्ना बहुत आसान है, और इसे हम लोग ग्रामीण भाषा में ऊख भी बोलते हैं, तो कई बार ये आ सकता है, इसलिए इसे मैंने रख दिया। देखिए ये रस दंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रसीला होता है और इसका स्वरूप डंडे की तरह होता है, रस से भरा डंडा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रस दंड। इसे स्टार कर दें। और रसाल, यहाँ भी रसाल ईख के लिए भी यूज हुआ, और रसद, रस से भरा है, इसलिए इसके लिए भी हुआ। और पैडी, ये नहीं भूलना है, पैडी को आप डबल स्टार कर लें, ये किसका है, ईख का, यानी गन्ने का पर्यायवाची है पैडी। आगे बढ़ें। कल्प वृक्ष, तो पहले कल्प वृक्ष से संबंधित थोड़ा सा पौराणिक गाथा देख लें। तो इसकी पौराणिक गाथा क्या है वो पहले समझें। इसे माना गया कि ये देवताओं का वृक्ष है। कि किसका वृक्ष है, देवताओं का। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, स्वर्गलोक में। कहाँ पर, स्वर्गलोक में। अच्छा, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, ये कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है। तो ऐसी मान्यता है, और इसी से बहुत सारे शब्द निकल आएंगे। ये तीन बातें दिमाग में रखिएगा, तो कुछ शब्दों पर आपके आइडियाज़ डेवलप हो जाएंगे। कल्प वृक्ष के लिए देखिए सुर तरु, तरु का मतलब है वृक्ष, और सुर का मतलब है देवता, तो देवताओं का वृक्ष क्या हो गया, कल्प वृक्ष। देव वृक्ष की बात हम करें तो वृक्ष का मतलब ही वृक्ष और देवताओं का वृक्ष है, इसलिए एक शब्द क्या हो गया, देव वृक्ष। इसके बाद द्रुम का भी अर्थ होता है वृक्ष, और यहाँ से क्या हो गया, देव द्रुम। और यहाँ पर देखिए कल्पतरु, कल्पतरु यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जिसके नीचे जा करके आप जो भी मांगेंगे वो पूर्ण होगा, कल्पतरु। कल्पशाल, कल्पसाल ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। कल्पद्रम ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। और मंदार, देखिए मंदार को मैं स्टार कर रहा हूँ, नहीं भूलेंगे। और पारिजात, पारिजात को मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, इसे भी याद कर लीजिएगा। और हरिचंदन, श्री हरि से जुड़ा हुआ चंदन, तो इसे हम डबल स्टार कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप तैयार कीजिएगा। तो कल्प वृक्ष का महत्वपूर्ण पर्यायवाची सुरतरु, देव वृक्ष, देवद्रुम, कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, मंदार, मंदार, पारिजात और हरिचंदन। इतने शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदार को नहीं भूलेंगे, पारिजात को नहीं भूलेंगे, हरिचंदन को याद कर लीजिएगा। बाकी आप कल्प शब्द और देव शब्द से आइडिया लगा करके इसके पर्यायवाची को अपने एग्जाम में क्लियर कर लेंगे। और इतनी ज़रूरत है, इतनी बेसिक ज़रूरत है, फिर विद्वता बाद में हासिल कर लीजिएगा। पहले अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम निकल जाए आपका, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगला कौन सा शब्द लिया गया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपको सारंग के संदर्भ में बताऊंगा, बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ समझ लें कि सारंग एक राग होता है। क्या होता है, एक राग, यानी संगीत का एक राग है। दूसरी बात समझ लें कि सारंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है, वाद्य यंत्र, इसे जिससे हम सारंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सारंगी। तो ये दो शब्द आपके क्लियर हो गए। और ये विष्णु भगवान का धनुष का नाम भी है, विष्णु जी का धनुष का नाम भी है क्या, सारंग। तो ये तीन बातें समझ लें। और अन्य बहुत सारे
शब्दों से जुड़ा हुआ ये शब्द है, तो आज इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। विष्णु जी का धनुष, एक चीज़ तो यहाँ, और दूसरा एक पपीहा पक्षी होता है जिसे हम चातक भी बोलते हैं, वो पीहू पीहू की आवाज़ करता है, पानी की डिमांड करता है, उस पपीहे का नाम भी क्या है? सारंग। और मोर का भी नाम क्या है? सारंग। कबूतर का भी नाम क्या है? सारंग। कोयल का भी नाम है सारंग। बादल का भी नाम है सारंग। बिजली, जल, स्त्री, दीपक, कपड़ा, हवा, सागर यानी समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, और मैंने बताया कि संगीत का एक राग है, सारंगी नामक वाद्य यंत्र है, और चंदन का भी नाम है सारंग, कपूर का भी नाम है सारंग, और सांप का भी नाम है सारंग। तो आज आपके सामने ये लिस्ट है, इसको तैयार कर लीजिएगा कि सारंग दरअसल किन किन शब्दों का पर्यायवाची है या किन किन शब्दों के साथ समानार्थी अर्थ लेकर के बैठा हुआ है। तो इस लिस्ट में आई थिंक अगली कोई है स्लाइड नहीं है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।